अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ए के एजुकेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रिसेंटली एएमसी के पास पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यू नंबर 70 तक डिस्कस कर चुके हैं। हमारा बायोलॉजी पोर्शन कंटिन्यू है और आज हम लोग एमसीक्यू नंबर 71 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं एमसीक्यू नंबर 71 लिखा हुआ है कि ग्लाइऑक्सीजोम्स कंटेन एंजाइम्स फॉर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ग्लाइऑक्सीजोम्स का बताती चलूँ कि ग्लाइऑक्सीजोम्स हमारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स में शामिल होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर भले वो प्लांट सेल्स हों, एनिमल सेल्स हों, फंजाई के सेल्स हों, ईस्ट सेल्स हों, कोई भी यूकैरियोटिक सेल्स हों, उसके अंदर ग्लाइऑक्सीसोम्स नाम के जो सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं हमारे पास, वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस में काम करते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम्स के अंदर एंजाइम्स हैं कौन सी साइकिल के लिए, ये हमसे पूछा गया है इस एमसीक्यू के अंदर। अगर हम ऑप्शंस पे गौर करें तो ए ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, बी ग्लाइकोलेट साइकिल, सी कैल्विन साइकिल जिसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन डार्क साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सी साइकिल है जिसके अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम्स यूज़ होते हैं जो कि ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि वो है ए ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ठीक है, आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 4 है इन सिंध टेक्स्ट बुक या पंजाब टेक्स्ट बुक, डैट इज़ विद द नेम ऑफ द सेल नाम का जो चैप्टर है आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो ग्लाइऑक्सीसोम्स हैं उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं फॉर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास डैट इज़ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। मैं आप लोगों को ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इससे रिलेटेड। ओके, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो होती है वो कुछ इस तरह की हमारे पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें डिफरेंट हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पार्ट ले रहे होते हैं। ऑक्सैलो एसीटेट, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ग्लाइऑक्सिलेट, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट। ग्लूकोज जो है बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, स्टाइल कोए और मैलेट सिंथेस भी हो रहा होता है। मतलब ये इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे है, ये हमारे पास जो मैंने आपको इमेज शो की है। ठीक है, और इसी के अंदर वो तमाम के तमाम एंजाइम्स जो हैं पार्ट लेते हैं जो कि हमारे पास ग्लाइऑक्सीसोम्स नाम के ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आई होप आप लोगों के कुछ हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से रिलेटेड। अब हम हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं, एमसीक्यू नंबर 72। तो एमसीक्यू नंबर 72 आप देख सकते हैं, वैक्यूल्स सर्व टू। वैक्यूल्स के बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट कि वैक्यूल्स भी हमारे पास एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है। ठीक है, जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। पर फ़र्क ये होता है कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है वो सिंगल वैक्यूल होता है और वो लार्ज वैक्यूल होता है और वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है कि मोर देन वन वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, जबकि जो प्लांट सेल में होता है वो ये लार्ज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैक्यूल को जो है वो एक मेम्ब्रेन कवर करके रखती है जिसको हम टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। तो ये तो हमारा वैक्यूल से रिलेटेड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसमें हमारे पास पूछा गया है वैक्यूल के फंक्शन के बारे में। ठीक है, ये भी आप लोगों के द सेल वाले चैप्टर में फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से लिया गया है क्वेश्चन। इसमें वैक्यूल्स के जो पैराग्राफ होगा आपके पास उसमें साफ लिखा हुआ है वैक्यूल्स का फंक्शन। तो इसमें हम लोग ए ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास है एक्सपेंड द प्लांट सेल्स, मतलब कि प्लांट सेल को लार्ज साइज़ प्रोवाइड करना, प्लांट सेल को एक्सपेंड करने का काम करता है। बी साइट्स फॉर स्टोरेज, स्टोरेज का काम करता है। सी बोथ इन एक्सपेंशन एंड स्टोरेज, मीन्स दोनों काम करता है, प्लांट सेल को एक्सपेंड करने का भी और स्टोरेज का भी। और डी नॉन स्पेसिफिक फंक्शन, मीन्स इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास डैट इज़ सी बोथ इन एक्सपेंशन एंड स्टोरेज। मैंने आप लोगों को बताया है कि प्लांट सेल के अंदर लार्ज स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट होता है बीच के अंदर, तो ये एक्सपेंड करने का काम भी करता है प्लांट सेल को, इसके अलावा स्टोरेज का काम भी करता है। इसके अंदर सेल सेप जो होता है वो स्टोर होता है। मैं आप लोगों को वैक्यूल्स की एक इमेज भी शो कर देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए वैक्यूल से रिलेटेड। ये देखें, ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, इसके अंदर आपको वैक्यूल नज़र आ रहा होगा।
ठीक है। इन्होंने लेबल किया हुआ है वैक्यूल और उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को वैक्यूल की शेप जो है क्लियर हो गई होगी और उसका फंक्शन भी समझ आ रहा होगा इसको देखकर। हमारे पास MCQ नंबर 73 है। एन आइसोलेटेड वायरस इज़ नॉट कंसीडर्ड लिविंग सिंस इट। आइसोलेटेड वायरस, ठीक है। वायरस आप लोग जानते हैं कि हमारे पास नॉन सेलुलर पार्टिकल होता है हमारे नेचर के अंदर जिसको वायरस का नाम दिया जाता है। आइसोलेटेड वायरस का मतलब है कि ऐसा वायरस जो कि किसी लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट ना हो बल्कि उसको अलग से आइसोलेट कर दिया हो, मतलब कि प्रिजर्व कर दिया हो, तो वो लिविंग जो है कंसीडर नहीं किया जाता। मैं आपको बताती चलूँ वायरस जो है वो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। इट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आइसोलेटेड वायरस जो होता है वो लिविंग कंसीडर नहीं होता। क्यों नहीं होता उसकी रीज़न देनी है हम लोगों ने। करेक्ट आंसर पे टिक लगाना है। ए सेपरेट इनटू 2 पार्ट्स बिकॉज वो 2 पार्ट्स के अंदर सेपरेट हो जाता है। बी कैन नॉट मेटाबोलाइज मीन्स अपनी वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता। मेटाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई चीज़ बन रही हो या टूट रही हो, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल जो होता है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा हो या ब्रेक डाउन हो रहा हो, डेट इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो इसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं हो रहा होता, इसलिए लिविंग नहीं कंसीडर होता। सी रैपिडली लूजेज इट्स जीनोम, ये अपना जो जीनोम है मीन्स जो DNA है या जो RNA है इसके अंदर प्रेजेंट उसको लूज़ कर देता है। या डी ऑल ऑफ दीज, ये तमाम के तमाम करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो इसमें से हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? डेट इज़ बी कैन नॉट मेटाबोलाइज। ठीक है बेटा, वायरस के पास अपनी मेटाबॉलिज्म फैक्ट्री प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, अपनी प्रोटीन फैक्ट्री प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि वो जिस होस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म फैक्ट्री को यूज़ करके अपनी चीज़ें मेटाबोलाइज करता है, अपनी नेसेसिटीज़ पूरी करता है। ठीक है, तो ये एक पैरासाइट के तौर पे काम कर रहा होता है, तो इसलिए ये उस टाइम लिविंग कहलाता है जब ये किसी बॉडी के अंदर होता है, बल्कि जब इसको प्रिजर्व कर लिया जाए तो ये नॉन लिविंग हो जाता है बिकॉज ये अपनी कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं शो कर पाता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेट इज़ बी कैन नॉट मेटाबोलाइज। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 74 है। द प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलिन पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया विच इज़ ऑफ ब्लू कलर इज़। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हमारे पास एक प्रोकैरियोट है। हमारे पास जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोकैरियोटी है, उसके अंदर सिर्फ 2 ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे हम, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया आप लोग अच्छे से जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एक बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है लंबा सारा। ठीक है, इसके अंदर जो कॉलोनी के फॉर्म में रहता है और इसके अंदर जो फाइकोबिलिन पिगमेंट है जो कि ब्लू कलर देता है, मैंने आप लोगों को बताया कि इसका नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब कि ये ब्लू ग्रीनिश स्ट्रक्चर में होता है। तो इसके अंदर जो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा पिगमेंट होता है वो हमें बताना है। ए फाइकोएरिथ्रिन, बी फाइकोसाइनिन, सी फ्यूकोसाइनिन और डी फ्यूकोजेंथीन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये आप लोगों की किंगडम प्रोकैरियोटी, हमारे पास जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में किंगडम मोनेरा का चैप्टर है उसके अंदर जो साइनोबैक्टीरिया वाला पार्ट है हमारे पास, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ब्लूइश पिगमेंट होता है डेट इज़ नोन एज द फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन नाम होता है उस ब्लूइश पिगमेंट का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज़ बी फाइकोसाइनिन। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे MCQ नंबर 75 के पास। MCQ नंबर 75 में हमारे पास पूछा हुआ है कि डेफनेस इज़ कॉज्ड बाय मिसयूज़ ऑफ। डेफनेस हमारे पास क्या होता है? मतलब बहरे हो जाना। ठीक है, आपका ईयर जो है, हियरिंग पावर जो है वो ख़त्म हो जाना, डेट इज़ नोन एज डेफनेस। तो डेफनेस जो है वो किस वजह से होती है, मतलब किस चीज़ के मिसयूज़ की वजह से होती है? हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। डेट इज़ ए पेनिसिलिन, बी टेट्रासाइक्लिन, सी पैरासीटामोल, डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन हमें पता है कि पेनिसिलियम से निकला, ये हमारे पास फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, डेट वाज मेड फ्रॉम फंजाई। बी टेट्रासाइक्लिन आपके पास एक एंटीसेप्टिक के तौर पे काम कर रही होती है। सी पैरासीटामोल आप लोगों के पास एक सिरप या टैबलेट होती है, मीन्स जो कि हम बुखार वगैरह में यूज़ करते हैं, ये बहुत कॉमन है, आप लोगों को पता होगा। डी स्ट्रेप्टोमाइसिन भी हमारे पास एक एंटीबायोटिक है। तो हमारे पास किस चीज़ के मिसयूज़ की वजह से डेफनेस होती है? डेट इज़ डी स्ट्रेप्टोमाइसिन के एक्सेसिव यूज़ या मिसयूज़ की वजह से हमें डेफनेस हो सकती है। 76 की अगर हम बात करते हैं MCQ की, तो सेल एनवेलप डज़ नॉट इंक्लूड। इनमें से कौन सी चीज़ है जो सेल एनवेलप इंक्लूड नहीं करता, सेल एनवेलप के अंदर प्रेजेंट नहीं होती?
ठीक है। आप लोगों के पास ये किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोकैरियोटी वाला जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर, उसके अंदर साफ साफ ये वर्ड्स लिखे हुए हैं और आप लोगों को अच्छे से अगर आप लोगों ने वो रीड किया होगा तो आप लोगों को इसका आंसर ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सेल एनवेलप के अंदर कौन सी चीज़ें नहीं होती? ए कैप्सूल, बी स्लाइम लेयर, सी सेल वॉल और डी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो चैप्टर रीड किया होगा तो उसमें कैप्सूल, स्लाइम लेयर और सेल वॉल को सेल एनवेलप का पार्ट समझा जाता है। और कौन सी चीज़ सेल एनवेलप के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती? डैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास सेल एनवेलप के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। मैं आप लोगों को एक दफ़ा सेल एनवेलप शो कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे किसी किस्म की। ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल एनवेलप होता है, ठीक है, जो कि आप लोग देख रहे हैं इसमें। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सेल एनवेलप का हमारे पास। यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस आप लोगों को शो हो रही होंगी सेल एनवेलप के रिलेटेड। ठीक है, तो सेल वॉल, स्लाइम वॉल जो होती है और कैप्सूल, ये सब जो है हमारे पास सेल एनवेलप का हिस्सा है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल एनवेलप का हिस्सा नहीं होती। हम लोग बात करते हैं MCQ नंबर 77 की। सीनोसाइट्स इज़ अ फंगल बॉडी विच इज़ सीनोसाइट्स। ठीक है, किंगडम फंजाई वाले चैप्टर में ये बात लिखी हुई है। सीनोसाइटिक नाम का एक वर्ड आपके पास यूज़ किया होगा, तो वो उसका मतलब क्या होता है? ये फंजाई की बॉडी से रिलेटेड होता है वर्ड, और उसका क्या मतलब है कि ए मल्टी न्यूक्लिएट ए सेप्टेट, मतलब कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा और ए सेप्टेट। आप लोगों को पता है कि जो फंजाई की बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है। ठीक है, अगर इसके साथ उसको कहते हैं सेप्टेट। अगर इसके साथ वर्ड ए लग जाए तो ए सेप्टेट मीन्स नॉट डिवाइडेड। ठीक है, जो बॉडी डिवाइडेड नहीं होती इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। तो ए हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट ए सेप्टेट का मतलब है कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा लेकिन बॉडी डिवाइडेड फॉर्म के अंदर नहीं होगी। बी मल्टी न्यूक्लिएट सेप्टेट, मतलब कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा और बॉडी भी डिवाइडेड होगी सेगमेंट्स के अंदर। सी यूनी न्यूक्लिएट सेप्टेट, मतलब कि एक न्यूक्लियस होगा और बॉडी सेप्टेट मीन्स डिवाइडेड होगी। डी यूनी न्यूक्लिएट ए सेप्टेट, मतलब कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस नहीं होगा, एक न्यूक्लियस होगा और बॉडी डिवाइडेड नहीं होगी। तो सीरोसाइट्स जो होते हैं वो हमारे पास ऐसे फंजाई की बॉडी होती है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो डिवाइडेड नहीं होती। ठीक है, दैट इज़ नॉट सेप्टेट मीन्स दैट इज़ ए सेप्टेट। तो मल्टी न्यूक्लिएट ए सेप्टेट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ। मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। यहाँ पे आप लोग अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, एक हमारे पास ऊपर सेप्टेट हाइफी है, सेप्टेट मतलब उसमें सेगमेंट्स बने हुए हैं, डिवाइडेड हुई हुई है, और नीचे हमारे पास सीनोसाइटिक हाइफी है, मीन्स के बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस हैं लेकिन वो डिवाइडेड फॉर्म के अंदर नहीं है। तो यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी उस MCQ के अंदर कि सीनोसाइटिक हाइफी कौन सी होती है, मीन्स कौन से फंजाई होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और ए सेप्टेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 78 है। उसमें लिखा हुआ है कि ब्रायोफाइट्स नॉट वेल डेवलप प्लांट्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह के प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स अर्ली प्लांट्स को कहा जाता है, ट्रैकियोफाइट्स जो आजकल के मॉडर्न वेल डेवलप प्लांट्स हैं उनको कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट्स जो हैं वो तमाम कैसे होते हैं? ऑल हेट्रोस्पोरस, मतलब कि उनके जो स्पोर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और बी वी हैव ऑल होमोस्पोरस, मतलब सेम स्पोर्स होते हैं। सी मोस्टली होमोस्पोरस, ज़्यादातर होमोस्पोरस होते हैं। या डी नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आप लोगों ने किंगडम प्लांटी अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें इसका करेक्ट आंसर लिखा हुआ होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज़ बी ऑल होमोस्पोरस। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है बी ऑल होमोस्पोरस, तमाम के तमाम होमोस्पोर्स होते हैं। Then we have MCQ number 79. नेफ्रीडिया आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन। नेफ्रीडिया नाम के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो किन में प्रेजेंट होते हैं? ये आपके पास किंगडम एनिमेलिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर कंप्लीट इसके बारे में बताया हुआ है। या अगर आप होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर पढ़ते हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर तो उसमें भी बताया हुआ है कि नेफ्रीडिया जो होते हैं ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि अर्थ फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेटा नेफ्रीडिया के नाम से प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज़ सी अर्थ फॉर्म। ये इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, नेफ्रीडिया अर्थ फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं है, इसमें शायद आप लोगों को क्लियर आ जाए। ये देखें, ये नेफ्रीडिया होते हैं। ठीक है, अर्थ फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्या काम करते हैं? एक्सक्रीशन का काम करते हैं इनके अंदर।
Then we have MCQ number 80 which is the last MCQ of this video. Which one is harmful mollusk? ठीक है, मोलस्का के बारे में बताती चलूँगी। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर स्नेल्स और ऑक्टोपस वगैरह ये तमाम मोलस्का के अंदर आते हैं। एक फाइलम है हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स का। तो हमारे पास इनमें से कौन सा मोलस्क ऐसा है जो कि हार्मफुल है, मींस डेट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर अस, मतलब जो हमें हार्म पहुंचा सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। डेट इज़ ए स्लग, बी स्नेल, सी ऑयस्टर, डी स्टारफिश। ठीक है, स्लग मैं आपको शो कर देती हूँ। उसके अलावा बी स्नेल, आप लोगों को स्नेल के बारे में अच्छे से पता है। सी ऑयस्टर, ऑयस्टर जो होता है वो एक शेल लाइक बॉडी होती है जिसके अंदर खाते भी हैं कुछ लोग ये। डी स्टारफिश, स्टारफिश भी आप लोग जानते हैं, और स्टारफिश वैसे भी मोलस्क के अंदर नहीं आती। स्टारफिश जो होती है हमारे पास इकाइनोडर्मेटा के अंदर होती है। ठीक है, तो ए स्लग जो है हमारे पास, उसकी मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ इमेज। देखिए, इस MCQ के अंदर एक से ज़्यादा हार्मफुल भी यूज़ किए जा सकते हैं, लाइक स्टारफिश। स्टारफिश भी मतलब नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि उसके पास स्पाइंस होते हैं, लेकिन मोलस्क नहीं है वो आगे। ठीक है, आपके पास आगे मोलस्का का वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो आपको मोलस्का का वर्ड भी ध्यान में रख के MCQ सॉल्व करना है। तो स्लग की मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ। ओके, सो दिस इज़ अ स्लग। ठीक है, इट इज़ अ सॉफ्ट बॉडीड एनिमल एंड इट कम्स अंडर फाइलम मोलस्का एंड इट इज़ डेंजरस, इट्स हार्मफुल फॉर अस। ये मोस्टली जो है पेट एनिमल्स जो होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको वॉमिटिंग और वगैरह के, मतलब अगर वो इंडाइजेस्ट कर जाएं हमारे पेट्स इन स्लग्स को, तो उनके लिए हार्मफुल हो जाता है, मींस उनको वॉमिटिंग वगैरह कॉज करते हैं। ठीक है, तो ए स्लग जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, स्लग। आई होप यहाँ तक तमाम MCQs जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। एंड इससे रिलेटेड कोई भी अगर MCQ आपके दिमाग में है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ लास्ट में एंड में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वी नीड योर सपोर्ट। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।